मोदी खुद को ओबीसी बोलते हैं, ये एक चुनावी हथकंडा है। वो कोई ओबीसी जी। विचारधारा से कोई उनका जुड़ाव नहीं है। बचपन से वो आरएसएस में पले-बढ़े हैं और उन्होंने उनकी मोदी साहब की बायोग्राफी तो मेरे ख्याल से 8-10 बायोग्राफी होगी। अलग-अलग हुँ, अकाउंट है, कहीं वो चाय बेचते हैं, कहीं हिमालय पे रहते हैं, कभी बांग्लादेश के खिलाफ लड़ते हैं, उसको छोड़ दीजिए। पर वो अपने आप को जब ओबीसी डिक्लेयर करते हैं, तो केवल चुनावी कारणों से रहते हैं। ये कोई हिंदू हित क्या है? ये ज़रा-सा हमारे दोस्तों को बताएँ। या हिंदू हित तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आरएसएस के अनुसार जो हिंदू हित है, वो है जन्मजात ऊंच-नीच के मूल्यों को बनाए रखना। कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की लेड एनडीए गवर्नमेंट आई और उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, वेंकट चलैया कमीशन। वेंकट चलैया संविधान समीक्षा। कमीशन हाँ, संविधान समीक्षा आई और इनकी जो रिपोर्ट है वो लागू करने में ये पीछे इनको हटना पड़ा, क्योंकि उस समय देश में इसका बहुत विरोध हुए। अनंत कुमार हेगड़े, ये जो जी। कर्नाटक के एमपी हैं, पहले ये मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दे डाला कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी हो और हम इस संविधान को बदल सकें। अब की बार 400 पार। 400 पार के मायने। क्या है मायने? बीजेपी के एक नेता ने बता ही दिया कि मोदी जी को 400 क्यों चाहिए? संविधान बदलना है। संविधान बदलेंगे तो संविधान कैसा संविधान होगा? अमेरिका से लाएँगे, इंग्लैंड से लाएँगे या मनुस्मृति लागू करेंगे? कौन-सा संविधान? इसी बीच सीएए भी लागू हो गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। क्या है इसके मायने? 400 पार के मायने और सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होने के क्या मायने हैं? ये दोनों एकेडमिक रूप से भी समझना और राजनीतिक रूप से भी समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब मौजूद हैं। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर उनको सुनते रहते हैं और आज जानेंगे कि पुनियानी साहब ने आरएसएस से बहुत काम किया है, कम्युनिज़्म पे, कम्युनल पॉलिटिक्स से बहुत सारा काम किया है, तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर मायने संविधान बदलने के। स्वागत है सर। सर, धन्यवाद जी, रतनलाल। ये अभी आपने जो बात कही, पहले तो मोदी जी ने कहा 400 पार, जी, अब उसके पीछे कोई भी विश्लेषण तो था नहीं, वो एक चुनावी प्रोपेगेंडा था। और इसी को बैकअप करते हुए अनंत कुमार हेगड़े, ये जो जी, कर्नाटक के एमपी हैं, पहले ये मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दे डाला कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी हो और हम इस संविधान को बदल सकें। उनके अनुसार इस संविधान में कांग्रेस ने कुछ जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी वो डाली है, हुँ, मतलब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 2 शब्दों की तरफ उनका इशारा है। और हुँ, उन्होंने ये ऐसा संविधान बनाया हुआ है जो हिंदुओं के हितों के खिलाफ है। तो इसको हमको बदलना है और इसको ऐसा बनाना है कि जो हिंदुओं के हितों को मजबूत करे, ये उनका कहना था। अब उसकी उन्होंने ये बयान दिया तो भाजपा ने तुरंत इससे किनारा कर लिया और कहा कि भई हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, हम इस बात को अप्रूव नहीं करते। तो ऐसा भाजपा बहुत बार करती है, इस बार इस प्रकार का दिखावा करती है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2017 या 18 में इसी अनंत कुमार हेगड़े ने, जो उस समय केंद्र में मंत्री थे, इसी प्रकार का बयान दिया था कि जी, 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 बदलना है, हमको संविधान बदलना है। और ये संविधान बदलने की बात जो इनकी आती है, उसका थोड़ा-सा मैं इतिहास आपको दे दूँ कि पहली जी, बात तो जब संविधान बना, तो संविधान बनने के तुरंत बाद आरएसएस का जो अनऑफिशियल माउथपीस है तो उनका माउथपीस, पर उससे डायरेक्टली वो संबंध नहीं रखते, ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र ने 3 दिन बाद लिखा, ये भी कोई संविधान है? इसमें तो हमारे जो महान मूल्य हैं पुराने समय के, जिनकी पूरी दुनिया आदर करती है, मनुस्मृति के मूल्यों का तो उल्लेख ही नहीं है, तो ये कोई संविधान हिंदुओं को मंज़ूर नहीं होगा। ये उन्होंने पहली बार कहा। फिर उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की लेड एनडीए गवर्नमेंट आई और उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, वेंकट चलैया कमीशन। वेंकट चलैया संविधान समीक्षा। कमीशन हाँ, संविधान समीक्षा आई और इनकी जो रिपोर्ट है वो लागू करने में
ये पीछे इनको हटना पड़ा, क्योंकि उस समय देश में इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। एक तो मूल्यों के रूप में, और दूसरा बाबा साहब के प्रति जो लोगों की आस्था है, इन दोनों के चलते ये संविधान समीक्षा का जो नतीजा था, उसको लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तीसरी बात आपको बताता हूँ, सन 2000 में आरएसएस के जो मुखिया बने, उनका नाम था के सुदर्शन। अब ये इनमें से कई चीज़ें वेबसाइट से हटा ली गई हैं, पर मैं इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहा हूँ, और उस समय जी। मैंने इसके ऊपर एक तहलका में लेख लिखा था, तहलका वेबसाइट पे। और उस समय सुदर्शन ने कहा कि भई ये भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। तो ये उस समय की बात हो गई। और उसके बाद हम जब चलते हैं, तो ये सरकार अभी आई, तो इस सरकार ने कई बार भारतीय संविधान का जो प्रिएम्बल का पेज है, उसको कई बार सर्कुलेट किया, और सर्कुलेट किया किस चालाकी से? उसमें से 2 शब्दों को गायब कर दिया। एक हुँ। सेक्युलरिज्म और दूसरा सोशलिज्म। तो यानी ये जो संविधान है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निशाने पे हमेशा रहा है। और अनंत कुमार हेगड़े जो कह रहे हैं, देखने बताने के लिए उनको कहा जा रहा है कि भई हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, पर अंदर से पूरी भाजपा की जो राजनीति है, आरएसएस की राजनीति है, उसका उद्देश्य ही है, 2 तरीके से उनके उद्देश्य चलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक तरीके से उद्देश्य चलता है कि अगर आप सत्ता पे हो, तो ऐसी नीतियाँ लाओ जो संविधान को कमज़ोर करें, यानी इन प्रैक्टिस। आप थ्योरी पे हुँ, यहाँ नहीं, हुँ। इन प्रैक्टिस आप क्या करो, जुडिशरी पे प्रेशर लाओ, आप मीडिया को कंट्रोल करो। यानी संविधान हमारा जो डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ यही है, एक जुडिशरी है, फिर मीडिया है, और हमारे बाकी संस्थान है। जो संस्थान में ईडी, आईटी, सीबीआई ये हैं, इनके बीच में घुसपैठ करके उनको कमज़ोर करो। तो ये प्रैक्टिस में बीजेपी की 2 ट्विन ट्विन ट्रैक अटैक है, 2 रास्ते पे चलने वाली, कि आप सत्ता पे अगर हो, संविधान नहीं बदल सकते, तो काम ऐसे करो जो संविधान को कमज़ोर करने वाले हैं, और ऐसा कोशिश करो कि आप सत्ता पे इतना आ जाएँ कि आप संविधान को ही बदल सको। तो ये दोनों बातें मुझे दिख रही हैं। और उसमें तीसरी बात, अंतिम बात ये ऐड कर दूँ कि धर्म के नाम की कोई भी राजनीति, ये लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नहीं चाहती। और इसमें मैं केवल पड़ोसी देशों का उदाहरण दे दूँ, अपना जिसको परमानेंट दुश्मन कहते हैं पाकिस्तान, उसमें भी यही हुआ। इस्लाम के नाम की राजनीति आई और लोकतांत्रिक मूल्यों का सफाया हो गया। अभी-अभी श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम की राजनीति पता चली, वहाँ वो मजबूत है, और उन्होंने भी वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का सफाया कर दिया। सर, बार-बार हिंदू हितों के अनुरूप, है ना? और भारतीय परंपरा के हिसाब से संविधान, ये हिंदू हित क्या है? ये ज़रा-सा हमारे दोस्तों को बताएँ। या हिंदू हित तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आरएसएस के अनुसार जो हिंदू हित है, वो है जन्मजात ऊंच-नीच के मूल्यों को बनाए रखना, प्रस्थापित करना, जैसे थे कि परिस्थिति को लागू रखना। क्योंकि हमारे समाज में ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हुई है, जाति के उन्मूलन की प्रक्रिया के 1-2 कदम लिए हैं, स्त्रियों की बराबरी के कदम 1-2 लिए हैं, उसको जैसे थे में रखना, और हो सके तो उसको और पीछे ढकेलना। ये उनका हिंदू हित, यानी हिंदू सवर्ण जाति का हित। और इसी हित के साथ जुड़ा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो कॉर्पोरेट हुँ। वर्ल्ड और कम्युनल, ये इनका एक गहरी दोस्ती होती है, जिसको चलते ये सब चलता है। उनके हिसाब से हिंदू यही है जो आप देख रहे हैं, कि एक तरफ से तो अल्पसंख्यकों को पूरी तौर से दबाना, मस्जिदें तोड़ने की बात करना। और रतन लाल, मैं आज इतना पीड़ित और आहत हुआ हूँ ये सुनकर कि तीसरी क्लास के बच्चे गुजरात में प्लानिंग कर रहे हैं अपने एक मुस्लिम क्लासमेट की हत्या करने की। तीसरी क्लास के बच्चे। और आपको याद होगा, तृप्ता त्यागी ने मुस्लिम बच्चे को क्लास के लाइन से बाहर खड़ा करके सबको उनको थप्पड़ लगाने को बोला। और एक और टीचर ने, 2 मुसलमान लड़के उनकी क्लास के लड़ रहे थे, तो उनको कहा कि तुम यहाँ बदमाशी मत करो, ये देश तुम्हारा नहीं है। और एक पर्सनल मैं बताता हूँ, मैं ट्रैवल करता था अभी तक, काफ़ी करता रहा हूँ। एक शहर में गया,
वहाँ एक प्रगतिशील मुस्लिम व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उनसे खाना खाते समय बात कर रहा था। तो बोले, मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ, मेरा लड़का मिक्स स्कूल में पढ़ता है और वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि मैं उसको उस स्कूल से निकाल दूँ। तो इस बाप ने पूछा, भई वो तो अच्छा भला स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है और अच्छी पढ़ाई होती है। पर बोले, पापा मुझे यहाँ बहुत एक अलग नज़र से देखा जाता है। हिंदू बच्चे मेरे साथ खेलते नहीं हैं, शिक्षक मेरे साथ सी ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़, ये हिंदू हित का जो मायना है, वास्तव में वो सवर्णवादी, वर्चस्ववादी, गरीबों और अल्पसंख्यकों को बाहर रखने वाली राजनीति का ही नाम है। अभी मोदी साहब के खुद कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ और मातृ शक्ति वंदन अधिनियम भी लाए हैं कि महिलाओं को बराबरी का जो रिजर्वेशन मिलेगा और मनुस्मृति भी लागू करेंगे। तो ये पैराडॉक्स को कैसे रिज़ॉल्व कर पाएगा आरएसएस बीजेपी? देखिए, आरएसएस बीजेपी के पास बहुत स्वयं सेवकों की कमी नहीं है, प्रचारकों की कमी नहीं है, जिसके माध्यम से वो जो चाहें कर सकते हैं। और मोदी खुद को ओबीसी बोलते हैं, ये एक चुनावी हथकंडा है। वो कोई जी। ओबीसी विचारधारा से कोई उनका जुड़ाव नहीं है। बचपन से वो आरएसएस में पले-बढ़े हैं। वो उन्होंने अपनी उनकी मोदी साहब की बायोग्राफी तो मेरे ख्याल से 8-10 बायोग्राफी होगी। अलग-अलग हुँ। अकाउंट है, कहीं वो चाय बेचते हैं, कहीं हिमालय पे रहते हैं, कभी बांग्लादेश के खिलाफ लड़ते हैं, उसको छोड़ दीजिए। पर वो अपने आप को जब ओबीसी डिक्लेयर करते हैं, तो केवल चुनावी कारणों से रहते हैं। वो एक आरएसएस से प्रशिक्षित प्रचारक हैं और वो उसी के हिसाब से रहते हैं। उनके लिए ये चीज़ों का महत्व नहीं है, केवल सवर्ण मूल्यों को अपने कंधे पर उठाकर वो चलते हैं और वही उनके अंदर की आत्मा की आवाज़ है। अच्छा सर ये बताइए मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो हम लोग तो ये समझते हैं कि असली निशाना तो एससी, एसटी, ओबीसी है, मुसलमान तो बहाना है। मुसलमान को ऐसे भी कुछ मिल नहीं रहा था, खाली चैन की साँस ले ले और प्लेट में क्या खा रहा है ये लोग ना पूछे उतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो ये जो बहुत सारे लोग जो हैं आरएसएस में, बीजेपी में एससी, एसटी, ओबीसी बैकग्राउंड के लोग हैं, अ, इनका क्या होगा? इस समाज का क्या होगा अगर मान लीजिए कि मनुस्मृति लागू हो जाए तो? देखिए, ये एक बहुत भयावह चित्र होगा। आप ज़रा वो पेशवा रूल की याद कीजिए। पेशवा रूल में मनुस्मृति बिल्कुल कड़ाई से लागू की जाती थी और दलितों को कमर पे झाड़ू बाँध के चलना पड़ता था, गले में मटका बाँध के चलना पड़ता था और उनकी परछाई भी ब्राह्मणों पर न पड़े, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। और आपको पता है वो मीनाक्षीपुरम में जब वो कन्वर्शन हुआ था, उस समय सरल बात क्या थी? शहर से पढ़ लिख कर आया एक दलित लड़का अच्छे कपड़े पहनकर गाँव की मुख्य सड़क से जा रहा था, उससे लोग आहत हो गए। और आज भी जो होता है कि दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, मूछें नहीं रख सकता, वो एक डिग्निटी से जी नहीं सकता, ये वो मनुस्मृति के चिन्ह हैं, जिसकी छोटी-मोटी आहट तो अभी भी दिखने लग गई है। पिछले 10 साल से इनका रूल होने के कारण उसकी परछाई तो अभी भी हम देख सकते हैं, वो क्या होगा। सीएए लागू हो गया। ये आरएसएस, बीजेपी के ओवरऑल एजेंडा का हिस्सा था। जी। देखिए, सीएए जब अभी एनआरसी की बात नहीं कर रहे, वो बात अच्छी है और सीएए मेरे ख्याल से ये अभी मुझे लगता है 2-3 कारणों से जल्दबाजी में उसको लागू किया गया है। एक हुँ, तो 5 साल पहले इसको पास किया गया था और उसके नियम नहीं बनाए थे, क्योंकि बाद में वो शाहीन बाग हो गया, फिर हुँ। कोविड आया और फिर इनकी दूसरी राजनीतिक ज़रूरतें रही। अभी मेरे ख्याल से इसको लागू करने के पीछे एक कारण है, इनको अभी हेडलाइन बदलना है। हेडलाइन बदलना क्या है मतलब? कि जो हुँ। एसबीआई के ऊपर जो इनको डाँट फटकार मिल रही है, वो इनको नैरेटिव बदलना है। और सीएए के ऊपर ये पहला एक कानून, इसके खिलाफ बहुत सारी ये जो बहुत सारी चुनौतियाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उसको लिया नहीं है। लेंगे तो देखेंगे कि ये वैध वैध है कि नहीं? क्योंकि ये पहला कानून है जो धर्म के आधार पे नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार करता है। हुँ, हुँ। आज तक कोई ऐसे प्रकार का कानून नहीं है। तो इस प्रकार कई लोगों ने इसको चुनौती दी है और उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, वो तो आप बाद की बात है। पर तुरंत तो उनको ये है
कि SBI पर जो डांट फटकार पड़ रही है उसको एक नैरेटिव बदल के CA के रूप में बदला जाए। और रतनलाल, जी मुझे मैं आपके यहाँ ये भी जोड़ दूं कि कई राज्य सरकारों ने, गैर भाजपा राज्य सरकारों ने, जैसे बंगाल है, केरल है और इवन केजरीवाल है, इन लोगों ने कहा हम अपने राज्यों में ये CA लागू नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है कि वैसे तो ये केंद्र सरकार एक तानाशाही टाइप से बिहेव करती है, फेडरलिज्म को ज़्यादा मानती नहीं है, इसमें राज्य सरकारों की ओपिनियन क्या है उसका भी ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। तो पर ये अच्छी बात है कि कई मुख्यमंत्रियों ने इसका खुलेआम विरोध किया है, कांग्रेस ने तो किया ही है, पर ये बाकी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के आसपास हैं उन लोगों ने जी। भी इसका विरोध किया है। ये एक काफी राहत की बात है। तो CA लागू हो जाने से देश के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो पहला ये है कि जो रेफ्यूजीज आए हैं 2014 के पहले, उसमें से जो गैर मुस्लिम हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। हम्म। बाई चांस कोई मुस्लिम है तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इनकी जो डेट लाइन है वो 2014 की है, 2014 के पहले की। तो 2014 के पहले जो लोग आए हुए हैं उनकी जो नागरिकता है इसके आधार पे जो तय की गई थी उसको सोचने की जरूरत है, उससे वही लेकिन फर्क पड़ेगा। 2014 ही क्यों? अगर मान लिया कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, तो हाँ, 2014 के बाद भी हुए होंगे। अब तो ये खैर 2014 से, जैसे कहा ना, किसी ने कहा हमको आजादी 2014 में मिली, तो 2014 अच्छा। इनके लिए काफी अलग अलग तरीके से महत्व रखता है। उसका कोई मायना तो है नहीं कि जो जी अत्याचार हो जी। रहे थे, पहले हो रहे थे, वो अभी भी हो रहे होंगे। तो उसके अभी भी उसको नागरिकता देने की जरूरत है। और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय हमारा कर्तव्य है कि पड़ोसी देशों में किसी भी धर्म के लोगों पर अगर अत्याचार होता है तो उनको शरण देने का काम, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी है। जी जी। शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब थे। और बहुत संक्षेप में हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू रतन।